नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने चुनावी तर्कस में से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। आज इसी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज़ाद समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर संरक्षक सदस्य डॉक्टर जगपाल सिंह जी से ब्रजपाल जी से बात करने के लिए हम यहाँ रामपुर मनिहारन, ये सहारनपुर ज़िले की सुरक्षित विधानसभा है। रामपुर मनिहारन में हम इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर ब्रजपाल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। चंद्रशेखर रावण जो पार्टी के संस्थापक हैं, उनके दौरे उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी लगभग उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो हम डॉक्टर ब्रजपाल जी से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या उनकी रणनीति है, कैसे वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और दूसरी उनसे सवाल होंगे कि आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी का विकल्प कैसे बन सकती है, क्यों लोग बीएसपी के मुकाबले आज़ाद समाज पार्टी को पसंद कर रहे हैं, और दूसरे उनसे सवाल होंगे। तो डॉक्टर ब्रजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे अभी विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से तारीखों का ऐलान बाकी है, तो आज़ाद समाज पार्टी का आपका क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्या आपकी तैयारियां हैं? चुनाव का समय बहुत थोड़ा रह गया है, तो आप किस तरह से तैयारियों में हैं और कैसे आप लोग उतरने का सोच रहे हैं? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के नाम से हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसका चुनाव निशान केतली भी हमें मिल चुका है। आज़ाद समाज पार्टी बनाने का ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद और जो इनके साथी हैं, भाई कमल सिंह वालिया जी, मनजीत सिंह नौटियाल, विनय रतन जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद, ये चार पिलर जो हैं, इस पार्टी को बनाने में अहम भूमिका इन्हीं की है, क्योंकि इन्होंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो सामाजिक संगठन बनाया था या बनाना पड़ा, तो उसको जब सरकार की दमनकारी नीतियों के वजह से जेल में जाना पड़ा इन लोगों को, इनके साथ और सैकड़ों साथियों को जेल में जाना पड़ा, तो जब महसूस हुआ कि हमारा भीम आर्मी संगठन बहुत तेजी के साथ गांव देहात कस्बों में जो जनता की दबी कुचली आवाज़ को उठाने के लिए बना है और ये चल भी रहा है कि जैसे किसी का कोई शोषण अत्याचार होता है तो वहाँ पर भीम आर्मी के सिपाही हैं, जो हमारे जांबाज लड़के हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं और मेडिकल सेवा या 100 नंबर भी बाद में पहुंचती है। तो इन लड़कों की कुर्बानियों की वजह से और इनको जेल जाने की वजह से, लड़कों की, क्योंकि ये जेल किसी अपराध में तो गए नहीं, समाज के लिए ही गए हैं। तो जब समाज के लिए गए हैं तो समाज का भी दायित्व बनता है कि इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। इनकी सुरक्षा तभी हो सकती है कि जब राजनीतिक दल बने और वो राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हो। तो सत्ता प्राप्ति होने के बाद फिर इनका जो फर्जी मुकदमे लगे हुए, झूठे मुकदमे लगे हुए, तो ये इनका निस्तारण सरकार में शामिल होकर हो सकता है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो ये सवाल जब चंद्रशेखर रावण जी से हमारी बात होगी, ये उनसे पूछने का सवाल है, लेकिन फिर भी आप वरिष्ठ नेता हैं आसपा के, तो आपसे भी सवाल बनता है कि जब भीम आर्मी थी तो उसको अराजनीतिक संगठन कहा गया था कि ये समाज की लड़ाई लड़ने वाला अराजनीतिक संगठन होगा, तो फिर भीम आर्मी के बाद ये आज़ाद समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप राजनीति में ही आ गए, आज आपके समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बीएसपी पहले से थी, तो ये आसपा की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, अगर बीएसपी समाज की लड़ाई लड़ती तो जो हमारे साथ, हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, तो उनमें केवल ट्वीट से काम नहीं चलता।
या घर बैठे राजनीति नहीं होती। उनके लिए उनकी जो हमारी माताओं बहनों या किसी भी बहुजन समाज के आदमी पर अत्याचार होता है तो थोड़ा उनके आंसू पहुंचने के लिए सहानुभूति भी जरूरी होती है। तो जिसको हमने वोट दिए अब तक और वोट देते आ रहे हैं हमारे समाज के लोग, तो उनसे हमारा विश्वास उठ चुका, क्योंकि वो अपनी जो है विचारधारा बिल्कुल बदल चुके हैं, या ये कहिए कि एक तरह से बीएसपी अपने मिशन से, हाँ, बीएसपी अपने मिशन से भटक चुकी है कि बहुजन का सर्वजन कर दिया, और सर्वजन का विकास सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था उसका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का मतलब क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि बीएसपी अपने मिशन से भटक गई है और वो दलितों की लड़ाई, शोषितों पीड़ितों की लड़ाई नहीं लड़ रही है, तो मतलब बहन जी को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके ही समाज ने बनाया, यहाँ के बहुजन समाज ने बनाया, तो अब ऐसी क्या दिक्कत आएगी कि अब बहन जी से आपके समाज का मोह भंग हो गया? ये क्या नहीं, उसमें मैंने जैसे पहले बताया है कि घर बैठ के या ट्वीट होकर राजनीति नहीं होती। राजनीतिक करने के लिए या अपने समाज को जोड़े रखने के लिए उनके बीच में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब उसे मायावती जी जो हैं, जब से सांसद बनी है और सांसद बनने के बाद जब मुख्यमंत्री बनी, तो वो किसी भी ऐसे गांव में, किसी भी ऐसी जगह नहीं गई ज़्यादातर कि जहां हमारे समाज का उत्पीड़न हो रहा है, या उनके नुमाइंदे भी कोई नहीं गए हैं। तो इस वजह से फिर ये उनसे मोहभंग ऐसे होता जा रहा। और चूंकि चंद्रशेखर पब्लिक के बीच में जाता है और समस्याओं के बीच में, और हमारे समाज के सभी लोगों के साथ वो खड़ा हो जाता है समस्याओं को लेकर उनकी, तो इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जी समाज की लड़ाई लड़ते हैं। पिछले दिनों बहन जी ने कहा था कि ये कुछ ऐसे युवाओं का संगठन है जो मतलब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का काम करते हैं, जल्दबाजी में ये एक तरह से भीड़ के दम पर काम करने का, हमें संविधान के तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है। बहन जी का तर्क ये है। तो मतलब क्या आप लोग उस तरीके को पसंद करते हैं जो संवैधानिक तरीका है, या जो चंद्रशेखर रावण अपनाते हैं कि भीड़ लेकर के तुरंत एकदम से एग्रेसिव हो जाना और मामले को लेकर के शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, ये इसको? नहीं, ये तो सभी के संवैधानिक अधिकार हैं। कोई भी आदमी अपनी बात कह सकता है, इकट्ठे होकर भी कह सकता है, और समूह में भी कह सकता है। क्योंकि जब सरकार किसी की नहीं सुनती, और विशेषकर ऐसे दलित समाज की बात तो बिल्कुल नहीं सुनती, क्योंकि वो समझती है कि हमें दलितों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो इसलिए वो उनकी बात सुनेगा क्यों। तो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर जुल्म जातिया हो गए और घर बैठ गए, तो फिर तो कोई वो बात है ही नहीं है तो इस तरह की। तो उसके लिए समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आवाज़ उठाने के लिए तो फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, और धरना प्रदर्शन ये कोई उसमें नहीं लिखा किसी उसमें संविधान में कि ना करो। शांतिपूर्वक तरीके से हमारे जितने भी हैं अब धरना प्रदर्शन वो और भीड़ इकट्ठा करना, वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, पहले कुछ जरूर हुई है इसमें, जिनमें इनमें कुछ थोड़ा जैसे तोड़ फोड़ भी लगाई है, जैसे वो बताया है, लेकिन वो कुछ शरारती तत्व तो बीच में आ जाते हैं जो तोड़ फोड़ करने वाले। लेकिन हमारा जो था भीम आर्मी को संगठित करने का, वो कैडराइज्ड करना था, और उन लोगों को बाबा साहब का मिशन और मान्यवर काशीराम साहब का मिशन उनको बताया गया, तो उसमें कोई अहिंसक नहीं था। अच्छा, आपने बताया कि बीएसपी के तरीके अलग हैं और हमारे तरीके काम करने के अलग हैं। तो अभी चुनाव है, यूपी के विधानसभा चुनाव है, तो आज़ाद समाज पार्टी के कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने का आपका एक तरह से तैयारी है? और अगर आपकी यूपी की सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो सहारनपुर में क्या नीति है यहाँ के लिए? देखिए, हमारा जो है संगठन वो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में हमारा भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी का संगठन है। और उत्तर प्रदेश में हमारी जो है बूथ स्तर तक तैयार है, करीब करीब सभी सीटों पर है। और सभी सीटों पर
अगर नहीं लड़ते तो हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे कि जिसमें हमारी जो है पार्टी को 6% वोट मिल जाए, और विशेषकर जो है हम 6% वोट भी लेंगे और हम काफ़ी सीटें जीतने की पोजीशन में भी हैं। तो ये हमारी रणनीति जो है बूथ स्तर तक की काफ़ी जो है पूरी हो चुकी है, और 1 या 2% गांव बचे हैं जिनमें हम नहीं पहुंच पाए। हमारे कार्यकर्ता तो हैं लेकिन उनमें संगठन की थोड़ा कमी है, 1-2% केवल, वरना हमारे पूरे प्रदेश में पूरी रणनीति के तहत हम लड़ेंगे। और अगर हमारा गठबंधन हमारी समान विचारधारा वाली किसी पार्टी के साथ होता है तो हम उसमें फिर सहमति से अपनी सीटें गठबंधन में भी लड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया जी आपका प्रत्याशी होगा भी, तो कैसे आप यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र निम, और जो बीएसपी में लौट करके आए हैं बीजेपी छोड़ करके जो पूर्व विधायक है रविंद्र मोल्लू, उनका अपना एक जनाधार है, उनको कैसे आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अभी जो पिछले हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और करीब 2.25 लाख वोट हमें सभी उस पे सीटों पे मिलाकर इतना मिला है, और हमारे 2 कैंडिडेट तो क्लियर जीते हैं और 14-15 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये तो हमारी पार्टी का जनाधार रहा। रही बात यहाँ के विधायक की, वो विधायक जो है पहले बीएसपी छोड़कर भाजपा में क्यों गया, तो पब्लिक ये भी सवाल करेगी और करना भी चाहिए। और फिर भाजपा छोड़ के फिर बीएसपी में आया तो क्यों आया? उनका कहना है कि मतलब मैं बीच में कुछ भटक गया था और मैं वापस बहन जी के सिद्धांतों में मेरी आस्था है और मैं अपने घर वापसी मेरी हुई है, तो ये उनका कहना। नहीं, ये तो कहना ही पड़ेगा, और उससे अलग क्या कह सकते हैं? मुखालफत तो नहीं कर सकते अब उसकी, भाई नहीं आया, तो ये तो कहना ही पड़ेगा उन्हें। लेकिन सवाल तो बनता है कि भाई वो क्यों छोड़ के गए। तो हो सकता है कि जो आए हैं, मेरे जैसे सुनने में आया कि अब भी पैसे से पहले से ही टिकट बिकते आ रहे इसमें बीएसपी में, तो अब भी वो पैसे के बल पे ही आए हैं यहाँ। और ये सवाल तो जनता करेगी ही उनसे कि भाई तुम गए थे क्यों और क्यों आए हो। अच्छा, आप ये मतलब कह रहे हैं कि बीएसपी में टिकट बिकने के या टिकट के नाम पे पैसे लेने देने का खेल होता है, तो इसको बीएसपी और बहन जी साफ तौर से नकार चुकी है। उनका कहना है कि पार्टी के संगठन के खर्च के लिए उनके कार्यकर्ता उनको स्वेच्छा से उनको सहयोग राशि देते हैं, ये कोई टिकट की खरीद बेच नहीं है। तो इस तरह का आरोप बहन जी नकार चुकी हैं। नहीं, वो तो नकार चुकी होंगी, लेकिन पब्लिक तो जानती है इस बात को कि वो उनसे गए हैं पैसे, तो ये तो वही बता सकते हैं ज़्यादा अच्छी बात तो। लेकिन जो पब्लिक की बात है और जो लोगों की बातें हैं सुनते हैं, वो तो यही कहते हैं। अच्छा, आप आज़ाद समाज पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, अभी हमें नहीं पता कौन होगा, वो आज़ाद समाज पार्टी का एक नई पार्टी का कैंडिडेट, पहली बार आप यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे, तो यहाँ के मौजूदा विधायक, बीजेपी के मौजूदा विधायक और ये जो पूर्व विधायक हैं रविंद्र कुमार मोल्लू, उनका मुकाबला कैसे कर पाएगा? देखिए, वैसे तो ये हमारी जो है कोर कमेटी तय करेगी कि विधानसभाओं में कितनी सीटें लड़नी है और कहाँ हमें किस किस्म का प्रत्याशी उतारना है, तो वो तो कोर कमेटी तय करेगी। लेकिन कोर कमेटी तय करने के बाद जो भी कैंडिडेट आएगा, हमारी भीम आर्मी की टीम इतनी मजबूत है इस जिला सहारनपुर में कि वो जितनी भी जो हमारी सीटें जीतने वाली होंगी उन पर अपना पूरा दमखम के साथ लड़ेंगे। और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के साथ हम चले हुए हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था 1 नोट और 1 वोट, उस समय कहा था जब 1 नोट की कीमत आज के हिसाब से 100 रुपये है, तो उन्होंने कहा था अगर मेरा समाज एक दिन भूखा रह ले तो मैं इस भारत देश के 2 पार्लियामेंट के चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, उनमें अपने काफ़ी नुमाइंदे भेज सकते हैं। तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इसी पैटर्न पर कार्य कर रही है। तो हमारे कार्यकर्ता आज भी गांव दर गांव जो जा रहे हैं वो तो अपने खर्चे से और अपने संसाधनों से के इस्तेमाल से जा रहे हैं और वो पूरे ज़िले में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपका मतलब एक तरह से आप आश्वस्त हैं,
लेकिन यहाँ पे जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके पास योगी जी का, मोदी जी का बड़ा चेहरा है, सबका साथ सबका विकास का नारा उनके साथ है। तो उनके साथ मुकाबला करने में आपको कैसे, कितनी बड़ी कैसे आप टक्कर दे पाएंगे? तो बहुत बड़ा मुकाबला आपका होगा। देखिए, मुकाबले वाली बात जो है, जो हमारा पैटर्न है बहुजन समाज, बहुजन समाज का मतलब है 85% बहुजन समाज, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग। तो ये बहुजन समाज को हम जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और जोड़ भी रहे हैं। जैसे भाई देवबंद में है हमारे गुज्जर समाज के नेता, कहीं इधर तरसपाल हैं, चौधरी अजीत गुज्जर हैं, के तौर तरीक़ों पर वो काम कर रहे हैं। उन सब चीज़ों पर हमने बात की। डॉक्टर बुढ़ीपाल ने बड़े शिद्दत के साथ उनका जवाब दिया। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने चुनाव मैदान में आ चुकी हैं। आज़ाद समाज पार्टी की भी अपनी तैयारी है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वो अगर पार्टी उनको आदेश देती है तो वो खुद भी रामपुर मनियारन सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां अभी भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र निम चुनाव मैदान में हैं और रविंद्र मोल्लू बीएसपी से यहाँ कैंडिडेट हैं। तो ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य।